दीदी कहने लगी कि ये रहा मेरा मोबाइल, तुम कॉल लगा लो। मैंने दीदी का मोबाइल लिया और अंजलि आंटी के नंबर को डायल किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कहा, नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है। तो दीदी कहने लगी कि उन्हें अपने बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करवानी है, इसलिए उन्होंने काफी लंबे समय से अपने नंबर को स्विच ऑफ करके रख दिया है ताकि मैं उनको कॉल ना कर सकूं। और अब तो मेरी शादी को भूल जाओ, मैं खुश हूँ, अपनी नौकरी कर रही हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसलिए अपना गुजारा आसानी से कर सकती हूँ और मेरी शादी भी हो जाएगी। तुम इसकी परवाह मत करो। और वह लड़की कौन है, जरा मुझे भी उसकी फोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे भाई ने किस लड़की को पसंद किया है। मैं अपने मोबाइल में दीदी को श्रेया की फोटो दिखाने ही जा रहा था, इतनी देर में अचानक मेरे बॉस की कॉल आ गई और मैं उनसे बात करने के लिए घर से बाहर निकल गया क्योंकि घर के अंदर मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैं अभी बॉस से बात कर ही रहा था कि हमारे पड़ोस वाले कुछ लोग मुझे बड़ी घूर घूर कर देख रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ था और उनके करीब जाकर कहने लगा कि क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे बड़ी घूर घूर कर देख रहे हो। तो वह आदमी कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि भाई तो इतना शरीफ है और बहन तेरी न जाने कैसे काम करती है। मैंने कहा, क्या मतलब है मेरी दीदी से? तो कहने लगा कि अच्छा, सारा मोहल्ला तुम्हारी बहन की सच्चाई जानता है, तुम्हें नहीं पता अपनी बहन के बारे में कि वह सज सवर के ना जाने कहाँ जाती है, जरूर गलत ही काम करती होगी, तभी तो इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं कर रही है। वह आदमी यह बात कर रहा था, अपने घर के अंदर चला गया था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों की बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था। इससे पहले भी मेरे दोस्त मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कर चुके थे। इसका मतलब यही था कि मेरी दीदी कोई गलत काम करती है। मैं रोते हुए घर के अंदर नहीं गया बल्कि दुकान से सिगरेट लेने के लिए चला गया था। आज दीदी की हालत बहुत बुरी हो रही थी, वो रो रो कर बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने दीदी की बात मान ली थी। उधर अंजलि आंटी का नंबर नहीं लग रहा था और ना ही उनके बारे में मुझे कुछ पता था कि वह कहाँ पर रहती हैं। विजय भैया के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था और श्रेया बार बार मुझे कॉल करके कह रही थी कि प्लीज अपनी दीदी की और मेरी मम्मी की आपस में बात करवा दो। उसने कहा था कि मेरी मम्मी कल रात की ट्रेन से मेरे पास आ गई है। मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मम्मी तुमसे और तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी दीदी से बात करता हूँ। अब विजय भाई और अंजलि आंटी को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था और मैं श्रेया को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। दीदी तो श्रेया को अपनाने के लिए तैयार थी। दीदी ने कह दिया था कि मैं लड़की की माँ से बात करने के लिए तैयार हूँ, उन्हें तुम बुलाना चाहते हो तो यहाँ बुला सकते हो। उस दिन मैंने और दीदी ने दोनों ने ही ऑफिस की छुट्टी कर ली थी। श्रेया भी अपनी मम्मी के साथ हमारे घर पर आने वाली थी। दोपहर के 1 बजे दोनों आने वाली थी। मैंने उनके नाश्ता पानी का अच्छी तरह से इंतजाम किया था। दीदी ने भी घर की साफ सफाई अच्छे से कर ली थी। अब हम लोगों को श्रेया और उसकी मम्मी के आने का इंतजार था। मैंने उसको अपने घर की लोकेशन सेंड कर दी थी। आधे घंटे बाद वो लोग हमारे घर पर आ गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि श्रेया के साथ जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि आंटी थी। वो हमारे घर में चारों तरफ देखती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। दीदी और मैं अंजलि आंटी और श्रेया को देखकर हैरान रह गए थे, जबकि कुछ ऐसा ही हाल अंजलि आंटी और श्रेया का भी था। वह दोनों भी हमें हैरानी से ही देख रही थी। अंजलि आंटी ने श्रेया से कहा, क्या तुम इस घर में अपना रिश्ता करना चाहती हो? तो अब मैं समझी, वह मेरी दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारी दाल मेरे यहाँ नहीं गली तो तुमने मेरी बेटी को भी अपने भाई से फंसा लिया। दीदी अंजलि आंटी और श्रेया से कह रही थी कि आप लोग एक बार बैठिए तो सही, बैठकर बात करते हैं। तो अंजलि आंटी कहने लगी, अरे मैं तो इस घर के गिलास का पानी भी पीना पसंद नहीं करती। मैं तो यहाँ पर अपनी दोस्त की वजह से आती थी। मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का कर दिया था, मगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई के साथ करके अपनी उस गलती को अंजाम नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा से वह गलती नहीं करना चाहती। मैं अपनी बेटी को इस घर में कभी भी नहीं दूंगी। मुझे अंजलि आंटी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तो फिर आपने अपने बेटे का रिश्ता मेरी दीदी के साथ तय क्यों किया था? आपके सहारे मेरी दीदी न जाने कब से कुंवारी बैठी हुई है। अंजलि आंटी कहने लगी, अच्छा तो फिर कर क्यों नहीं देते अपनी बहन की शादी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे बेटे का यह पीछा छोड़ दे, लेकिन मेरा बेटा भी जिद लगाए बैठा है कि शादी करेगा तो इससे ही करेगा। मगर मैंने भी फैसला कर लिया है कि भले ही वह सारी जिंदगी कुंवारा बैठे रहे, मैं उसकी शादी यहाँ पर नहीं होने दूंगी।
विजय मेरा इकलौता बेटा है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद तुम लोगों के हालात इतने खराब हो जाएंगे। मेरा एक ही तो बेटा है और मैं अपने बेटे की शादी में सारे अरमान पूरा करना चाहती हूँ। खाली हाथ तो मैं इसको अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मेरी तमन्ना थी कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऊंचे परिवार में सुंदर लड़की के साथ करूं, लेकिन इसने तो मेहनत करके अपनी खूबसूरती को बेकार कर लिया और अब तुम लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं है। नेहा की माँ ने इसकी शादी के लिए ढेर सारा जेवर इकट्ठा करके रख लिया था, लेकिन वह सब इसने तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। अगर वह भी होता तो भी मैं इसे अपने घर की बहू बना लेती, मगर नहीं, मैं अब इसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती और ना ही इस घर में अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। अंजलि आंटी की बातें सुनकर मेरी बहन जोर जोर से रोने लगी और श्रेया भी रो रही थी। मैंने आंटी से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आपके घर अब हम भी रिश्ता नहीं करना चाहते। आप देखना मैं अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। और श्रेया, तुम्हारी माँ बहुत लालची औरत है, हम दोनों का रिश्ता अभी खत्म होता है। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बहन की इतनी उम्र हो गई है। वो तुम्हारे भाई से इतना प्यार करती है कि किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच ही नहीं सकती, मगर तुम्हारी माँ को इस बात का ख्याल ही नहीं है। श्रेया हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज रवि, मुझे इन सब की सजा मत दो। अंजलि आंटी ने श्रेया से कहा कि चलो, तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम इस मोहल्ले में आई हो और मुझे इस घर में लेकर आ जाओगी। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम्हें इसी मोहल्ले का कोई और लड़का पसंद आ गया है, मगर मैं नहीं जानती थी कि जिस घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, तुम उसी घर की लड़के से शादी करना चाहती हो। आंटी जबरदस्ती श्रेया का हाथ पकड़कर उसे हमारे घर से ले गई थी। उस दिन हम दोनों भाई बहन बहुत फूट फूट कर रोए थे और हमें अपने मम्मी पापा बहुत याद आ रहे थे। अगर आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो शायद हमें यह दिन ना देखना पड़ता। रोते रोते हमें रात हो गई थी। हम दोनों भाई बहन में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे बार बार कॉल आ रही थी और मैंने उसकी कॉल से तंग आकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसी तरह रात के 12 बज गए थे। मैंने देखा कि दीदी ने तैयार होना शुरू कर दिया था और वह नौकरी पर जाने वाली थी। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, आप फिर से नौकरी पर जा रही हो। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आप ड्यूटी पर नहीं जाओगी और अगर आपको नौकरी करनी है तो दिन की करनी पड़ेगी, रात की ड्यूटी के मैं सख्त खिलाफ हूँ। दीदी कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई अब इस काबिल हो गया है कि वह मेरा और खुद का गुजारा आराम से कर सकता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी। मैं दिन की भी और रात की भी दोनों की टाइम की नौकरी छोड़ दूंगी, मगर मुझे आज जाने दो प्लीज। मैं ये समझ लूंगी कि आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दीदी की बात सुनकर मैंने उनसे कह दिया था, अच्छा ठीक है, आज आपका आखिरी दिन है, आप जा सकती हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। दीदी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी। आज मैं देखना चाहता था कि आखिर दीदी ऐसा कौन सा काम करती हैं, क्योंकि मैं कई बार दीदी से पूछ चुका था तो दीदी यही कहती थी कि वह नौकरी जरूर करती है मगर कोई गलत काम नहीं करती। लेकिन लोगों का कहना था कि मेरी दीदी गलत काम करती है। आज मैं सच्चाई जानने के लिए दीदी के पीछे पीछे निकल चुका था। इस समय रात के पूरे पूरे 12 बज रहे थे। दीदी घर से निकल चुकी थी और मैं उनके पीछे पीछे था। दीदी को मैंने शक नहीं होने दिया था, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। दीदी काफी दूर तक चलते हुए आ गई थी और फिर उसके बाद दीदी एक घर के अंदर चली गई थी और मैं भी उस घर के अंदर चला गया था। यह बहुत बड़ा घर था। यहाँ पर एक नौकरानी भी थी जो घर के काम कर रही थी। मेरी दीदी को देखते ही उसने कहा कि आ जाइए मालकिन, मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं छिप कर खड़ा हो गया था। मुझे ना तो दीदी ने देखा था और ना ही नौकरानी ने। मैंने देखा कि दीदी एक कमरे के अंदर चली गई थी और मैं उसी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। वहां बिस्तर पर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। दीदी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे दवाई खिलाई। उसके बाद दीदी उसे कहने लगी कि आज मैं यहाँ तुम्हारे पास आखिरी बार आई हूँ क्योंकि रवि मुझे गलत समझता है। मैंने उससे वादा किया है कि आज मैं आखिरी बार अपनी नौकरी पर जा रही हूँ और आज तुम्हारी मम्मी और बहन भी हमारे घर पर आई थी। रवि किसी और को पसंद नहीं करता बल्कि श्रेया को ही पसंद करता है और तुम्हारी मम्मी आज हम दोनों भाई बहन को बहुत सारी बातें सुना कर गई हैं। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म कर गई हैं। यहाँ तक कि उन दोनों के रिश्ते से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। आज हम दोनों भाई बहन बहुत रोए हैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी की वजह से। मगर यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि विजय भैया ही थे। विजय भैया तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ था और मेरी दीदी उनके पास यहाँ क्यों आई थी? अभी तो उनके साथ शादी भी नहीं हुई है। मुझे तो श्रेया ने बताया था कि उसका भाई कुछ समय के लिए विदेश गया हुआ है।
तो फिर ये ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रहे थे? विजय दीदी की बात सुनकर कहने लगा, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं खुद माँ से बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ लालची औरत है। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी दीदी रो रही थी और विजय भैया उनको समझा रहे थे कि अगर तुम्हारा भाई यही चाहता है तो तुम कल से यहाँ पर मत आओ, लेकिन तुम मेरी जगह जॉब करनी होगी, वरना मेरे हाथ से नौकरी चली जाएगी। तुमने मेरी नौकरी संभाली हुई है, मेरे पैसे से तुम अपना भी घर चला रही हो और मेरे घर पर पैसे भी भेज देती हो और इतनी मेहनत करती हो, और इस समय मेरा भी इलाज चल रहा है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से तुमने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, दिन रात मेहनत की। लोगों को लगता है कि तुम गलत काम करती हो, लेकिन पहले तुम नाइट ड्यूटी ऑफिस में किया करती थी और अब तुम मेरी सेवा करने के लिए आ जाती हो। मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें कोई कुछ भी कह सके। विजय भैया की बातें सुनकर दीदी फूट फूट कर रो रही थी और इधर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं अपनी बहन को कितना गलत समझता था, आज मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई थी और ऐसे ही उल्टे कदमों से वापस मैं अपने घर पर आ गया और मुझे उन लोगों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जो मेरी दीदी को गलत कह रहे थे। यह बात सही है कि लोग अकेली जवान लड़की पर इल्जाम तो लगा देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि अगर वह 12 बजे घर से निकल रही है तो उसकी इसमें कोई भी बड़ी मजबूरी हो सकती है और लड़की रात के अंधेरे में गलत काम करने के लिए ही घर से नहीं निकलती। कुछ मेरी बहन की तरह मजबूर भी होती हैं। मैं घर आया तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। सुबह 6 बजे मैं अपनी दीदी के आने का इंतजार कर रहा था। दीदी अपने फिक्स टाइम पर घर आ गई थी। दीदी जैसे ही आई मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहने लगा कि दीदी मुझे माफ कर दो। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी कि क्या हुआ, तुम सोए नहीं हो? मुझे लगा कि तुम सो रहे होगे। मैंने कहा, दीदी मैं रात को आपका पीछा करते हुए गया था और मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कई बार बदतमीजी की है, पर अगर आप मुझे ये सब कुछ बता देती तो शायद मैं आपको कभी गलत नहीं समझता। दीदी कहने लगी कि मैं कैसे तुम्हें ये सब बताती। विजय का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बहुत चोट आई थी। जब तुम यहाँ आए तो मैंने सोचा भी था कि तुम्हें यह बता दूं, लेकिन ये सोचकर नहीं बताया कि तुम मुझे गलत समझोगे, और फिर ऐसा ही हुआ। तुम दूसरों की बातों में आकर मुझे गलत समझने भी लगे थे, इसलिए तुम्हें बता रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ और ना ही कोई गलत काम करती हूँ। अंजलि आंटी ने विजय से मना किया हुआ था कि वो उसकी शादी मेरे साथ नहीं कराएंगी, क्योंकि अब हम लोग पहले की तरह खाते पीते लोग नहीं रहे। विजय जिस कंपनी में नौकरी करता था वहां पर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया था। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। मम्मी पापा के मर जाने की थोड़े समय के बाद अंजलि आंटी शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, लेकिन विजय फिर भी यहीं पर नौकरी करता रहा। वह हर बार आंटी से यही कहता कि मेरी और नेहा की शादी कब करवाओगी, मगर अंजलि आंटी कहती थी कि अब हम उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उन्होंने अपनी बेटी को भी पाला, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। विजय ने जब जिद बांध ली कि वह मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी माँ से दूर यहाँ रहकर नौकरी करता रहा और इस तरह मुझसे भी मिलता रहा। मैं भी विजय की कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करती थी। विजय अपनी सैलरी में से थोड़े से पैसे मुझे भी दे दिया करता था। मैं इस तरह तुम्हारी फीस वगैरह भर लेती थी, और इससे पहले जेवर तो मैं बेच ही चुकी थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए। अंजलि आंटी हम दोनों की शादी करने का नाम ही नहीं ले रही थी और विजय गुस्से में अपनी माँ और बहन से बिल्कुल अलग रह रहा था और उनको अपनी सैलरी भिजवा रहा था। मेरे पास कुछ पैसे मेरी सैलरी के होते थे और थोड़े से पैसे वो मुझे भी दे दिया करता था। उन पैसों से मुझे तुम्हारी पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ही कंपनी में नाइट ड्यूटी करना शुरू कर दी थी। ऑफिस में जितना भी काम होता था मैं रात को जाकर किया करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। विजय अंजलि आंटी को मनाते मनाते थक गया था, मगर वह नहीं मान रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह मेरे साथ खामोशी से शादी कर लेगा और इस तरह उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकेगा और फिर हम दोनों का रिश्ता भी जायज होगा। हम दोनों दुनिया वालों के सामने खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे। मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया था क्योंकि विजय ने मुझे मना कर दिया था। उसने कहा कि अभी वो अपने बिजनेस अलग से सेट कर रहा है, वो इस काम में कामयाब हो जाए फिर वो खुशी खुशी ये खबर अपनी माँ और तुम्हें भी बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विजय अपना बिजनेस ही करने वाला था कि तुम्हारे आने से 2 महीने पहले विजय का एक कार एक्सीडेंट हो गया। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि विजय उसमें बुरी तरह से घायल हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि विजय का खास ख्याल रखना पड़ेगा।
विजय ने कहा था कि मेरी मम्मी और बहन मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगी, इसलिए विजय ने उनको बता दिया था कि वह इस समय कामकाज के सिलसिले में विदेश गया हुआ है। और फिर वह अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर नहीं गया बल्कि अपने दोस्त के घर चला गया था, जहां पर उसने ख्याल रखने के लिए एक नौकरानी रखी थी। सारा दिन नौकरानी विजय का ख्याल रखती थी, लेकिन रात को मैं उसका ख्याल रखने के लिए चली जाती थी। तब नौकरानी अपने घर चली जाया करती थी और दिन में उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरी जगह मेरी पोस्ट पर नौकरी करो, मैं ऑफिस पर बात कर लूंगा। इस तरह तुम्हें मेरी जितनी सैलरी मिल जाएगी, मेरी सैलरी तुमसे कई गुना ज्यादा है, तुम उसमें से अपने भी पैसे निकाल लेना और मेरी माँ को भी भेज देना। उसने कहा था कि अगर तुमने मेरी नौकरी नहीं की तो मेरी नौकरी किसी और के हवाले कर दी जाएगी। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपनी पोस्ट पर दोबारा जा सकता हूँ। मैंने विजय की जगह उसके ही ऑफिस में नौकरी करने की जिम्मेदारी ठान ली थी। मैं भी काबिल थी, इसलिए मुझे आसानी से विजय की जगह पर मैनेजर की नौकरी मिल गई थी और इस तरह मैं अपना गुजारा कर रही थी और अपने पति का भी ख्याल रख रही थी। अभी तक अंजलि आंटी एक नहीं जानती थी कि हम दोनों की शादी हो गई है और ना ही अंजलि आंटी को यह पता है कि उनका बेटा बहुत लाचार है। भगवान की कृपा से विजय जल्दी ठीक हो जाएगा और अब उसने सोच लिया है कि वो मुझे लेकर कहीं दूर चला जाएगा। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी श्रेया के साथ करवा दूं, मगर अंजलि आंटी तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर रही हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि दीदी आप फिक्र मत करो, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विजय जीजू की सेवा मैं किया करूंगा और आप उनकी जगह ऑफिस में जाकर नौकरी करना, रात को विजय जीजा जी के पास चला जाया करूंगा। इस तरह हम दोनों भाई बहन मिलकर उनको पूरी तरह ठीक कर लिया था और फिर विजय जीजा जी और मेरी दीदी एक साथ अपनी जिंदगी में खुश हो गए थे। विजय जीजा जी ने सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। उन्होंने इस बात पर गुस्सा तो बहुत किया था, लेकिन फिर भी एक दिन खुद ही अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी और उन्होंने अपने किए की माफी हम सब लोगों से मांग ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्रेया मेरे प्यार में पागल हो गई थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसके भाई की भी शादी मेरी बहन के साथ नहीं होने दी और फिर उन दोनों की इस वजह से इतनी उम्र हो गई, उसे लगता था कि उसकी माँ मुझे भी श्रेया से अलग कर देंगी, इसलिए श्रेया ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अंजलि आंटी श्रेया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बेटी की जिद के आगे हार गई थी। एक समय था जब उन्होंने अपने बेटे की जिद नहीं मानी थी, मगर बेटी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि उन्हें अपनी बेटी की जिद माननी ही पड़ी थी और फिर उन्हें झुकना ही पड़ गया था। जब अंजलि आंटी को पता चला कि मेरी दीदी ने उनके बेटे का कितना ख्याल रखा और खुद मेहनत करके उन्होंने उनके बेटे की पोस्ट की सैलरी उन्हें हर महीने भिजवाई और उनके बेटे का भी ख्याल रखती रही, तब उनके दिल में दीदी के लिए प्यार पैदा हो गया था और इस तरह उन्होंने दीदी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया और फिर मेरी शादी श्रेया के साथ करवा दी। विजय जीजा ने अपना बिजनेस अलग से सेट कर लिया है। विजय जीजू जब नौकरी किया करते थे तब उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी और वो अपनी सैलरी जब अपने घर भिजवाते थे तब अंजलि आंटी को घमंड हुआ करता था कि मेरा बेटा ज्यादा पैसे कमाता है, इसलिए मेरी दीदी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अंजलि आंटी को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय जीजू और दीदी भी बहुत खुश हैं और मैं अपनी पत्नी श्रेया के साथ आज बहुत खुश हूँ। इस तरह हम दोनों भाई बहन की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही है। अंजलि आंटी भी हम सब लोगों से बहुत प्यार करने लगी हैं और पुरानी सारी बातें सब कुछ भूल गई हैं, लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जिन लोगों ने मेरी दीदी पर गलत इल्जाम लगाए थे। कभी भी हमें किसी पर सिर्फ शक की बुनियाद पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। मेरी दीदी यह सब कुछ मजबूरी में कर रही थी और लोग समझते थे कि मेरी दीदी गलत काम कर रही है। मुझे भी आज अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस बहन ने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, उस बहन पर मैंने शक किया था। आज मैं कामयाब इंसान हूँ सिर्फ अपनी बहन की वजह से। मेरे मम्मी पापा ने जो सपना देखा था वह सिर्फ मेरी बहन की वजह से पूरा हो सका था। भगवान मेरे जैसी बहन सबको दे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।